ये हार्ट की एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें हमारे हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है हार्ट अटैक? पहला कारण है आर्टरी डिसीज। आपके करोनरी आर्टरी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से डिपॉजिट होने लगेगा। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको अलग अलग नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, कोर्सेस मिल जाएंगे, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसी के साथ pharmacyindia.co.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर नॉलेज, सब्जेक्टिव ब्लॉग एंड कॉलेज डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आप फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं। तो चलो, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन एंड इट्स प्रोग्रेशन। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन क्या होता है? यह हार्ट की एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें हमारे हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, जिसके कारण सडनली आपके हार्ट की सेल जो है वो डेड हो जाएंगे और उसका जो कन्वर्जन होता है वो होता है हार्ट अटैक में। सो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट अटैक. It is the death of the heart muscles called as myocardium due to sudden blockage of blood flow in the coronary artery. तो इसका मतलब ये निकलता है, जब आपके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी है, अगर ये किसी रीजन से ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, आपके हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट अगर नहीं मिले तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है, दैट इज योर मायोकार्डियम, वो काम करना बंद कर देगा। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा, धीरे धीरे करके नेक्रोसिस क्रिएट होगा और परमानेंटली हार्ट की सेल जो है डैमेज हो जाएगी। तो उसके बाद आपका हार्ट जो है मसल्स को यूज नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली हार्ट अटैक जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, और इसे ही बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन. इट रिजल्ट्स इन परमानेंट डैमेज टू द हार्ट इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली. अगर आपने इसे टाइम रहते हुए अगर क्विकली हील नहीं किया, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की, तो इससे आपका हार्ट जो है परमानेंटली डैमेज हो सकता है और यहाँ पे कार्डियक डेथ भी हो सकती है. तो ये एक सीरियस सिचुएशन है जिसे जनरली हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है. अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है हार्ट अटैक? पहला कारण है आर्टरी डिसीज. कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी डिसीज. मेनली आपके कोरोनरी आर्टरी में जब बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है तो उसे बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस. इससे आपकी आर्टरी जो है नैरो हो जाती है और हार्ट को सप्लाई जो हो रहा है ब्लड का वो बहुत कम मात्रा में होने लगता है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन. नेक्स्ट, रप्चर ऑफ अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपकी कोरोनरी आर्टरी में जब ये प्लेक बन चुकी है तो कभी कभी ये ब्रेक हो जाती है और दूसरी जगह पे जाके अदर एरियाज को ब्लॉक करती है, और इससे भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है. आपके कोरोनरी आर्टरी से होने वाला जो ब्लड सप्लाई है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. ब्लड सप्लाई कम होने के कारण मायोकार्डियल सेल्स को डैमेज होता है और फाइनली नेक्रोसिस के कारण हार्ट सेल की डेथ होती है. देन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन व्हिच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरी. कभी कभी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाती है और ये ब्लड क्लॉट कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देती है. कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म. कभी कभी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस. तो ये कॉन्ट्रैक्शन ब्लड सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है. देन रेयरली ट्रोमा. कुछ कुछ केसेस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, सडनली आपकी कोरोनरी आर्टरी में आपके ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज लगता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉट और एयर, इसे हम एम्बोलिज्म बोलते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स आपकी कोरोनरी आर्टरी के फंक्शन को कहीं ना कहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जब कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन रेस्ट्रिक्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर होने वाला है कि हार्ट को सप्लाई जो हो रहा है ब्लड का वो नहीं होगा, और इसी के कारण आपके हार्ट सेल की डेथ हो जाएगी. सो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन. अब पॉइंट है कि इसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है, किस तरीके से ये डिसीज आपके बॉडी में प्रोग्रेस करेगा. पहला है अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी. तो पहली स्टेप, आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से डिपॉजिट होने लगेगा.
देन उसके बाद वो प्लेक रप्चर हो जाएगी। कुछ समय के बाद जो प्लेक है, जिसका ये जो डिपोजिशन, ये जो क्लॉट बन चुकी थी, ये ब्रेक हो जाएगी और इसके बाद शुरू होगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स आकर चिपक जाएंगे। सो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। तो पहले तो करोनरी आर्टरी में इस तरीके से प्लेक बन जाती है, फिर ये प्लेक रप्चर हो जाती है और यहाँ पे प्लेटलेट्स आके चिपक जाते हैं और इससे क्या होता है, ये थ्रोम्बस बहुत बड़ी बन जाती है और इसी के कारण आपका ब्लड फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट होने लगता है एंड फाइनली ऑक्सीजन का जो सप्लाई आपके हार्ट मसल को हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा एंड देन इट विल टर्न इनटू इश्चेमिया। इश्चेमिया का मतलब होता है जब आपके हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट जब नहीं मिलते, तो हार्ट के सेल धीरे धीरे करके इन्फ्लेम होने लगते हैं, उनके अंदर पेनफुल सेंसेशन क्रिएट होती है एंड दैट इज नथिंग बट इश्चेमिया। अगर इसको आप 20 से 30 मिनट में उस पर्टिकुलर कंडीशन को ठीक ना करो तो इससे आपकी हार्ट सेल जो है इरिवर्सिबली डैमेज हो सकती है, इंफ्रैक्शन क्रिएट होता है एंड सडनली आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब इसके सिम्टम्स क्या है, आपके चेस्ट में, आपकी छाती में एकदम क्रशिंग, एकदम इंटेंस पेन शुरू हो जाएगा। ये सारा पेन आपके बॉडी के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा, जैसे कि आर्म, जॉ। आपकी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, आपको स्वेटिंग होने लगेगी, कोल्ड होने लगेगा, आपकी स्किन जो है वो क्लैमी हो जाएगी, नौशिया और वॉमिटिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, फटीग, थकान आती है, डिजीनेस होगा, फेंटिंग, आप चक्कर आके भी गिर सकते हैं एंड डायबिटीज वाले पेशेंट जो है उनमें तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन सडनली होता है, विदाउट एनी सिग्नल आपको हार्ट अटैक आ सकता है। सो दीज आर दी सम सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशन में पहली चीज है अरिथमियास, इरेगुलर हार्ट बीट। दूसरा है हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, पेरिकार्डियाटिस एंड वेंट्रिकुलर रप्चर और एन्यूरिज्म। इसका मतलब क्या है, जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा तो आपके हार्ट का रिदम चेंज हो सकता है, या फिर आपका हार्ट फेल हो सकता है, या आपके हार्ट के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। मतलब जब ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रहा है तो आपका हार्ट काम क्यों करेगा, वो काम को कम कर देगा, एक इरेगुलर रिदम में काम करेगा, काम कर रहा है बंद करेगा, काम कर रहा है बंद करेगा। या फिर आपका पेरिकार्डियम का जो लेयर है जो हार्ट को प्रोटेक्शन देता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब ज़्यादा सेल डेथ के कारण आपके वेंट्रिकल्स काम करना बंद करेंगे, उनके अंदर रप्चर आ सकता है, या फिर जो ब्लड वेसल्स आपके हार्ट के अंदर है उनके अंदर इस तरीके से बल्ज क्रिएट हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। सो दीज आर दी सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब इसे आप ठीक कैसे करेंगे, पहला है एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल। ये मेडिसिन क्लॉट प्रोग्रेशन को रोक देते हैं। दूसरी मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन, ये आपकी ब्लड वेसल को डायलेट करके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं एंड पेन को रिलीव करेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनिस, ये क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, जिस क्लॉट के कारण आपके आर्टरी के अंदर ब्लॉक लगा है उसे डिसॉल्व करने के लिए मदद करेंगे। बीटा ब्लॉकर जो है वो हार्ट के वर्कलोड को कम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हार्ट के मसल अगर डैमेज हो चुके हैं तो ऐसे कंडीशन में अगर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, सेल्स कम है, काम ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो बचे हुए सेल्स है वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जनरली बीटा ब्लॉकर को यूज़ करता है। फिर आता है स्टैटिन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा देता है। एंड देन एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अगर इनमें से कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं करता है तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। सो दिस इज द ट्रीटमेंट प्लान फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज हाइपरटेंशन। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल ये कॉमन बन चुकी है। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अगर यही ब्लड प्रेशर 140 से अबव चला जाता है या फिर 90 से अबव जाता है, 140 मीन्स योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक इज योर अबव 90। अगर ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो समझ लेना है आपको हाइपरटेंशन हो चुका है। सो हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। आपके बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आर्टरीज के अंदर, अगर ये एलिवेटेड है
अबव है 140/90, तो समझना है आप हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस इज द हाई ब्लड प्रेशर विथ नो स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइबल कॉज। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या डिसीज हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण ब्लड प्रेशर हुआ है, ये पता ही नहीं चलता। उसका कॉजिटिव फैक्टर पकड़ में ही नहीं आता। इसका प्रिवेलेंस क्या है? लगभग 90 से लेके 95%, 90 से लेके 95% लोगों में ये हाइपरटेंशन कॉमनली होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इट डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे प्राइमरी हाइपरटेंशन क्रिएट करते हैं, जिसमें से पहला है जेनेटिक फैक्टर। आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में डैड को, मॉम को, आपकी दादा दादी को अगर हाइपरटेंशन है तो वो आपके बॉडी के अंदर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। या फिर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, ओबेस है, आपके बॉडी में आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, फैट्स डिपोजिशन ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। एजिंग, स्ट्रेस कंडीशन, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको एक ऐसा हाइपरटेंशन देंगे कि जिसके पीछे एक आइडेंटिफाइड कॉज नहीं है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस हाइपरटेंशन को इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। नॉर्मल स्टेज, जब आपका ब्लड प्रेशर रेंज में है 120/80, अगर एलिवेटेड है तो वो 120 से लेकर 129 के बीच में हो सकता है, एंड डायस्टोलिक बिलो 80 ही रहेगा। लेकिन जब स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आप जाते हैं तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से लेकर 139 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, एंड डायस्टोलिक होता है 80 से लेकर 89। एंड जब आप स्टेज 2 में जाते हैं तो होता है ब्लड प्रेशर अबव 140 फॉर डायस्टोलिक, एंड फॉर सिस्टोलिक एंड फॉर डायस्टोलिक इट इज अबव 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसका प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसका तो कोई स्पेसिफिक कॉज है ही नहीं। 90 से लेकर 95% लोगों में ये जनरली होता है। रिस्क फैक्टर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, हाई सॉल्ट इंटेक, ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइंड होते हैं और इससे प्राइमरी हाइपरटेंशन ट्रिगर होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसके पीछे कॉज पता होता है। 5 से 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखा गया है। इसके पीछे कॉज क्या है? एक तो आपकी किडनी खराब हो चुकी है, आपको रीनल डिसऑर्डर है जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज एंड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। आपकी आर्टरी अगर हार्ड हो जाती है देन दैट कंडीशन इज स्टेनोसिस। एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन की लेवल, कॉर्टिसोल की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। फीवोक्रोमोसाइटोमा, हमारे किडनी के टॉप पे एक ट्रायंगुलर ग्लैंड है जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। कभी कभी इसमें ट्यूमर बनती है और ये ट्यूमर एक्सेसिव नॉर एड्रेनलिन को सिक्रेट करती है और वहां से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज फीवोक्रोमोसाइटोमा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। देन हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, जब आपके बॉडी में अल्डोस्टेरोन की लेवल बढ़ती है तो ये बॉडी के अंदर सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इस रीजन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एंड कुछ मेडिसिन भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनसेड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्टेरॉइड्स एंड स्लीप अपनिया। स्लीप अपनिया लास्ट कॉज है जहाँ पे आप अगर रात को ठीक से सो नहीं पाते, आपकी ब्रेथ बीच में ही रुक जाती है, तो ये भी कॉज हो सकता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए। सो दीज आर दी सम पॉजिटिव फैक्टर फॉर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जब आपको हाइपरटेंशन हो ही चुका है तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्पेशली आपको हेडेक होने लगेगा, जैसे आप उठेंगे सुबह आपके सर में दर्द होगा। डिजीनेस, आपको कंटिन्यूसली ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर आ रही है, आपका विजन ब्लर होगा। पाल्पिटेशन, आपको एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स, मतलब आपके हार्ट बीट्स एकदम तेज होने लगता है जब आपके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ही नहीं, नॉर्मल बैठे हुए हैं फिर भी आपको लग रहा है कि आपके हार्ट बीट्स तेज है, दैट इज कॉल्ड एज पाल्पिटेशंस। आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो जाएगी, नोज ब्लीड हो सकता है कुछ कुछ केसेस में, या फिर फटीग, थकान भी आ सकती है। सो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। अब इसका पैथोजेनेसिस होता कैसे है? जैसे कि हमने एक फैक्टर डिस्कस किया,
आपकी अगर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, जब आपके किडनी को प्रॉपर अमाउंट में सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो आपके बॉडी में RAAS सिस्टम एक्टिवेट होती है जो सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को बढ़ाती है। इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट होती है तो ये नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। जब आपके बॉडी में एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज जो है वो आपके एंडोथेलियम से नहीं होगा। क्या है, आपकी जो ब्लड वेसल है जिन सेल से बनी हुई है उन्हें बोलते हैं एंडोथेलियम, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो ब्लड वेसल को डायलेट करता है। लेकिन अगर आपकी ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल्स अगर डैमेज हो चुके हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। अल्टीमेटली आपके ब्लड वेसल के अंदर जो वैसोडाइलेशन होना चाहिए था वो नहीं होगा, उल्टा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा और इससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इट लीड्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। सो दीज आर द सम पैथोजेनिक कॉज और द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन। अब इसके कॉम्प्लिकेशन, अगर आपने इसे टाइम रहते हुए ठीक नहीं किया तो आपके मेजर ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो सकता है, मतलब उसके अंदर एक स्वेलिंग आ सकती है। आपका हार्ट फेल हो सकता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, वही हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद योर हार्ट। ब्रेन के कंडीशन में स्ट्रोक जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, एकदम से ब्रेन को सप्लाई होने वाला जो ब्लड है वो रुक जाएगा, दैट इज स्ट्रोक। हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, हाइपरटेंशन के कारण हमारे ब्रेन के अंदर पेन जनरेट होता है, मेनिंजेस के अंदर पेन जनरेट होता है, एंड दैट इज एंसेफेलोपैथी। सो दीज आर द सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। अब किडनी की केस में क्या होगा, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर एंड प्रोटीनूरिया, आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आने लगेंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, आपकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स दिख सकते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। आइस, हमारी आंखों के अंदर रेटिना के अंदर पेन क्रिएट होगा, रेटिनोपैथी क्रिएट हो सकती है। ब्लड वेसल्स, आपके ब्लड वेसल के अंदर एक स्वेलिंग आती है, एन्यूरिज्म बोलते हैं जिसे। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, आपकी पेरिफेरल आर्टरी जो है वो इन्फ्लेम करेगी, काम नहीं करेगी ठीक से। सो दीज आर दी सम कॉम्प्लिकेशंस। अब इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। पहला, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, सोडियम का इंटेक जितना हो सके कम करो। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, वेट लॉस करना है। अल्कोहल अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल को, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल लोगों के लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, बहुत सारी चीज़ों का टेंशन है, करियर का टेंशन है, पैसों का टेंशन है, रिलेशनशिप का टेंशन है। तो ये जो स्ट्रेस है ये भी हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल को ट्रिगर करता है और ये प्रेशर को बढ़ा देगा। सो दिस आर दी ट्रीटमेंट प्लान्स फॉर हाइपरटेंशन। अब इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगी। पहली चीज़, डाययूरेटिक्स, हम थायराइड्स ले सकते हैं जो बॉडी से एक्सेसिव वाटर को रिमूव करेंगे। फिर हम ले सकते हैं AC इनहिबिटर, इनालेप्रिल, रैमिप्रिल, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में यूज़ कर सकते हैं लोसार्टन, टेलमिसार्टन, एंड बीटा ब्लॉकर में यूज़ कर सकते हैं एटेनोलॉल एंड मेटाप्रोलॉल। मोस्टली हम कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स को ही यूज़ करते हैं ताकि अस्थमा वाले पेशेंट को कोई दिक्कत क्रिएट ना हो और नॉन सिलेक्टिव मेडिसिन के कारण साइड इफेक्ट्स ना हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें हम यूज़ करते हैं एम्लोडिपिन, नेफेडिपिन। अल्फा ब्लॉकर्स में यूज़ करते हैं प्राजोसिन। तो प्राजोसिन मेनली क्या करता है, हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है। सो दीज आर सम मेडिसिन्स व्हिच आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके बाद में है अल्जाइमर डिसीज, भूलने की बीमारी। ये एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें आपके ब्रेन के अंदर के जो मेमोरी फॉर्मेशन के जो न्यूरॉन्स हैं जो एसिटाइल कोलिन बनाते हैं, वो न्यूरॉन डैमेज होने के कारण आपकी मेमोरी जो है वीक हो जाती, आप ठीक से सोच नहीं पाते, आपका बिहेवियर अफेक्ट होता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इजीली चीज़ों को भूलने लगते हैं, इवेंचुअली लीडिंग्स टू डिमेंशिया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्जाइमर डिसीज। अब इसके पीछे कॉज क्या है, एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ रीजंस देखे गए हैं अल्जाइमर पेशेंट में कि उनके जेनेटिक फैक्टर, उनके DNA के अंदर कुछ म्यूटेशंस आए हैं
स्पेशली इनसाइड एपीपी जीन, पीसेन1 जीन, पीसेन2 जीन। ये कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अगर इनके अंदर कुछ म्यूटेशन आता है तो आपको अल्जाइमर हो सकता है। स्पोरेडिक अल्जाइमर दैट इज लेट ऑनसेट लिंक टू द एपीओई एप्सिलॉन 4 एलील। तो ये भी हमारा जेनेटिक फैक्टर ही है, जो डीएनए के अंदर कुछ अगर म्यूटेशन आ जाता है तो हमें अल्जाइमर हो सकता है ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन फॉर्मिंग न्यूरॉन्स। दूसरा फैक्टर है एज। जिनकी एज 65 प्लस है उनमें ये ज़्यादातर कॉमनली पाया जाता है। रिस्क डबल्स एवरी 5 ईयर्स आफ्टर 65। 65 के बाद हर 5 सालों में आपकी जो भूलने की बीमारी है उसकी रिस्क बढ़ सकती है। तो जो हमारे दादा दादी है वो चीज़ों को कभी याद नहीं रख पाते, उसके पीछे यही फैक्टर है कि उनके ब्रेन के अंदर के कुछ न्यूरॉन्स जो मेमोरी को रिटेन करता है वो कहीं ना कहीं पे डैमेज हो चुका है। अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हेड इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके ब्रेन को डैमेज हुआ, तो ऐसे कंडीशन में अल्जाइमर ट्रिगर हो सकता है। पुअर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाएंगे। लैक ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन, आप बहुत लेजी है, ज़्यादा कुछ मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके जो मेमोरी फॉर्मिंग न्यूरॉन्स है या फिर नए कनेक्शंस बनाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो काम नहीं करेंगे। लाइफस्टाइल फैक्टर, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी एकदम लेजी लाइफस्टाइल है, ओबेस है आप, डायबिटीज जैसी कंडीशन है, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है, तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो हमें अल्जाइमर दे सकता है। फिर आप इसे पैथोजेनेसिस के फॉर्म में देखेंगे तो ये ट्रिगर कैसे होता है। तो देखिए, जो भी ये जेनेटिक फैक्टर्स है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन को जनरेट करता है, दैट इज एमोइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। जनरली ये प्रोटीन हमें रिपेयर प्रोसेस में मदद करता है, लेकिन जब ये एबनॉर्मली बिहेव करता है तो दिक्कत आती है। यही प्रोटीन हमारे ब्रेन के बाहर जो मेमोरी फॉर्मिंग न्यूरॉन्स है वहां पे डिपॉजिट होता है, एंड कुछ प्रोटीन न्यूरॉन के बॉडी में डिपॉजिट होता है। इसके बाद क्या होता है, नॉन न्यूरो इन्फ्लेमेशन अलॉन्ग विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये जो न्यूरॉन है इसके बॉडी के बाहर एंड बॉडी के अंदर ये प्रोटीन घुस चुका है, डिपॉजिट हुआ है। अब ये न्यूरॉन को अंदर से और बाहर से डैमेज करेगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऐड करेगा। इसके बाद आपके न्यूरॉन्स धीरे धीरे करके डैमेज होने लगते हैं एंड सिनेप्टिक डिसफंक्शन होने लगता है। मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाता, क्योंकि बीच में कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है जो इस न्यूरॉन को डैमेज कर रहा है। और धीरे धीरे और भी कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स वहां पे आने लगते हैं, जैसे कि टाउ प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। तो पहला बीटा अमोइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट होता है, दूसरा टाउ प्रोटीन्स डिपॉजिट होता है, और ये कुछ न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स क्रिएट करता है, मींस द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड योर न्यूरॉन्स। एंड फाइनली माइक्रोट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर जो है, आपके न्यूरॉन के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा, न्यूरोनल डेथ। धीरे धीरे करके आपके न्यूरॉन्स हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्टेक्स सेक्शन के जो है, जो मेमोरी फॉर्म करता है, वो डेड हो जाएंगे और एसिटाइलकोलिन की जो लेवल है वो डिक्रीज होगी। और जब एसिटाइलकोलिन की लेवल आपके बॉडी में डिक्रीज हो चुकी है तो कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है और धीरे धीरे करके आप मेमोरी लॉस की ओर बढ़ने लगते हैं। एंड फाइनल रिजल्ट इज डिमेंशिया। So this is all about the pathophysiology of Alzheimer. तो ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर में हुआ क्या, सी, जितने भी जेनेटिक फैक्टर हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक प्रोटीन को ट्रिगर करता है, दैट इज अमोइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन बीटा अमोइलॉइड पेप्टाइड। ये हमारे न्यूरॉन के अंदर डिपॉजिट होता है, न्यूरॉन के बाहर डिपॉजिट होता है और एक इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्रिएट करता है। इसके बाद आपके जो न्यूरॉन है उनके अंदर के सिनेप्टिक जितने भी कनेक्शंस हैं वो डिसफंक्शन करने लगते हैं और एक प्रोटीन वहां पे आता है, दैट इज टाउ प्रोटीन, और ये प्रोटीन आपके न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स को डैमेज करता है। अल्टीमेटली उस न्यूरॉन के बॉडी में जो माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है जो उसे सपोर्ट देता है, जो उसे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में मदद करता है, वो डैमेज हो जाएगा और इसी के कारण आपके न्यूरॉन्स की धीरे धीरे डेथ होने लगेगी।
inside your hippocampus and cortex, and finally एसिटाइलकोलिन की लेवल डिक्रीज होगी और यही फिर कॉजेटिव फैक्टर बनेगा मेमोरी लॉस के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपली अल्जाइमर डिसीज. नेक्स्ट, व्हाट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस गिव्स इट्स साइंस एंड सिम्टम्स. अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें आपकी ही बॉडी की एंटीबॉडीज आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करने लगता है, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्रेक कर देता है. इसमें दो मेन डिसीजेस हैं, एक होता है मायस्थीनिया ग्रेविस एंड दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस. तो पहला है जनरल सिम्टम्स, आपको थकान आती है, फीवर होने लगता है, आपका वेट लॉस होगा. फिर आपके जॉइंट जो है वो मॉर्निंग के टाइम में आपको बहुत स्टिफ नजर आएंगे मोर देन 30 मिनट्स के लिए. स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, आपके जॉइंट जो है फूल जाएंगे, उनके अंदर सूजन आती है, आपके जॉइंट्स के अंदर पेन होगा, टेंडरनेस होगी. वार्मथ एंड रेडनेस ओवर द जॉइंट, मतलब आपके जॉइंट्स में पूरी तरीके से इन्फ्लेमेशन जो है फैल जाएगा. नेक्स्ट, सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड बोथ साइड्स अफेक्टेड इक्वली, मतलब आपका जो जॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जॉइंट जो है वो आपके अफेक्ट होने लगेंगे. उसके बाद डिफॉर्मिटीज इन एडवांस स्टेज, एक टाइम आएगा जिसके बाद आपके हाथ जो है, उसके फिंगर जो है, जहाँ पे भी जॉइंट है वो सब टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और उस एरिया में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन भी होता है. एंड दैट इज द प्रोग्रेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, अब जॉइंट्स की बात तो हो गई, उसके आगे क्या? रूमेटॉइड नोड्यूल्स दे फॉर्म लम्प्स अंडर द स्किन. इसके बाद आपके स्किन के नीचे कुछ नोड्यूल्स बनेंगे, ये भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक सिम्टम है. ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, आपकी ओरल कैविटी ड्राई हो जाएगी, आपकी आंखों में ड्राइनेस आने लगती है, आपकी लंग्स जो है उसका जो प्लूरल कैविटी का जो सेक्शन है वो इन्फ्लेम होने लगता है. पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आपके लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यूज की ओवरग्रोथ होती है जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है. पेरिकार्डिटिस, इसमें आपके पेरिकार्डियम हार्ट वॉल के अंदर इन्फ्लेमेशन फैल जाता है. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, व्हाट इज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज? लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इलनेस, इसके कारण जो एनीमिया क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज. सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस मेनली एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी के अंदर इंटेंस पेन एंड इन्फ्लेमेशन शुरू होता है ड्यू टू अटैक ऑफ एंटीबॉडीज. इसके कारण हमारे हाथ पाँव जो है, फिंगर जो है, जहाँ पे भी जॉइंट है वो टेढ़े मेढ़े होते हैं और इसके लिए जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स और इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है मेथोट्रेक्सेट. इसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. इसी के साथ हम कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट है, हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स एज वेल एज उसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमने कवर की. तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. तो आज के सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना. आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी इस वीडियो में अवेलेबल है. अगर आप इतना भी कर लेंगे तो सफिशिएंट है. तो ऐसी मजेदार कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मस इंडिया से जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.